ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू crackconcept.com। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गति क्या होती है और हमने देखा था कि कोई भी वस्तु यदि एक अवस्था पर है और उसकी स्थिति बदलकर y हो जाती है तो वस्तु के इस तरह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने को हम गति करना कहते हैं। हमने गति के 3 प्रकार जाने थे, सरलरेखीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। आज हम पढ़ेंगे सरलरेखीय गति के बारे में। सरलरेखीय गति या सिंपल लीनियर मोशन, यह हम पहले ही देख चुके थे। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो हम इसको सरलरेखीय गति कहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि आप एक सड़क पर अपनी साइकिल चलाते हैं या कोई एक कार सड़क पर चलती है या आप अपने स्कूल के मैदान में दौड़ते हैं। इस तरह की गति को हम सरलरेखीय गति के नाम से जानते हैं। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि गति को समझने के लिए सबसे अनिवार्य चीज यह है कि उसकी स्थिति किस प्रकार परिवर्तित होती है और उसकी स्थिति में परिवर्तन को हम दूरी के नाम से जानते हैं। अर्थात वस्तु की मूल अवस्था या मूल स्थिति से वह विस्थापन। यदि कोई वस्तु यहाँ पर थी और उससे हटकर यहाँ पर पहुंच गई तो इसे हम दूरी कहेंगे। यदि यहाँ पर वह 0 सेकंड पर थी और यहाँ पहुंचने में उसे 10 सेकंड का समय लगा तो इस दूरी को तय करने में लगा समय हुआ 10 सेकंड। तो गति के 2 मूल लक्षण हुए, दूरी और समय। और दूरी और समय की मदद से हम जानते हैं कि गति को कैसे नापा जाए। गति का माप होता है चाल या स्पीड, जो कि कुल दूरी बटे समय के बराबर होता है। इसको भी हम उदाहरण द्वारा भी देखेंगे। कुल दूरी हमें ऑलरेडी पता है कि दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का सेकंड, अतः चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर। सामान्य बातचीत में हम सामान्यतः किलोमीटर प्रति आवर का यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है या कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस तरह से। गति को दर्शाने के लिए हम 2 तरीकों का उपयोग करते हैं। पहला सारणी विधि या टेबल मेथड। इसमें हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें समय और दूरी को नापा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं। आप जिस समय चलना प्रारंभ करेंगे वह समय होगा 0 और चूंकि उस समय तक आपने कोई भी दूरी नहीं तय की है, इधर दूरी भी होगी 0। 10 सेकंड के बाद आपने 20 मीटर की दूरी तय की। अगले 10 सेकंड में
आपने 40 मीटर की दूरी और तय की, तो मतलब कुल समय हुआ 10 + 10 20 और दूरी हुई 20 + 40 60 मीटर। अगले 10 सेकंड बाद मतलब जब 30 सेकंड हुई तो आपने 40 मीटर की दूरी और तय की या आप 100 मीटर पर पहुंच गए। इसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। आपने यहाँ चलना शुरू किया 0 सेकंड पर, 10 सेकंड के बाद आप यहाँ पहुंचे 20 मीटर। अगले 10 सेकंड में आपने 40 मीटर की दूरी तय की। उसके अगले 10 सेकंड में आपने फिर से 40 मीटर की दूरी तय की। कल्पना कीजिए उसके 10 सेकंड में आपने फिर से 40 मीटर की दूरी तय की और आखिरी के 10 सेकंड में आपने 20 मीटर की दूरी तय की। ये सारे सेकंड हैं। तो 40 सेकंड के बाद आपकी कुल दूरी हुई 100 + 40 140 मीटर और 50 सेकंड के बाद आपकी कुल दूरी हुई 140 + 20 अर्थात 160 मीटर। इस प्रकार की गति जिसमें आप एक नियत समय पर, जैसे यहाँ 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड पर आपने जो कुल दूरी तय की वो कभी 20 मीटर है, कभी 40 है, कभी कुछ और है। तो यदि यह समान नहीं है तो इस तरह की चाल को हम असमान गति कहेंगे। हम वापस से इसको देखेंगे, इसे किस तरह से ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किया सकता है। तो दूसरी विधि हुई ग्राफ विधि। इसमें हम एक्स अक्ष पर समय को रखते हैं और वाई अक्ष पर दूरी को। समय का मात्रक हमने लिया है सेकंड और दूरी का मात्रक लिया है मीटर। पिछले वाला उदाहरण लेंगे हम। अब हम इस सारणी को इस ग्राफ में दर्शाएंगे। बीस मीटर, 40 मीटर, 60, 80, 100। दस सेकंड के बाद चली गई तय की गई दूरी थी 20 मीटर। 20 सेकंड बाद तय की गई दूरी थी 60 मीटर। 40 सेकंड बाद तय की गई दूरी थी 20 सेकंड बाद तय की गई दूरी थी 60 मीटर। 30 सेकंड बाद तय की गई दूरी थी 100 मीटर। 40 सेकंड बाद तय की गई दूरी थी 140 मीटर और 50 सेकंड बाद तय की गई दूरी थी 160 मीटर। यह ग्राफ, यह जो कर्व है, यह वक्र है, जो कि यहाँ तक एक वक्र है, इसके बाद एक सरल रेखा है और इसके बाद वापस एक वक्र है। इसे हम दूरी समय ग्राफ के नाम से जानते हैं, जिसमें एक निश्चित समय पर कितनी दूरी तय की गई इसका पता किया सकता है।
जैसे कि यहाँ पता करना हो कि 35वें सेकंड पर वस्तु कहाँ थी, तो आप पता कर सकते हैं कि 35वें सेकंड पर वस्तु 120 मीटर की दूरी पर थी। इस तरह की चाल को जैसे हमने पहले बताया कि जिसमें किन्हीं दो समय अंतराल पर तय की गई दूरी, जैसे यहाँ इस समय अंतराल पर तय की गई दूरी 20 मीटर है और इस समय अंतराल पर तय की गई दूरी 40 मीटर है। तो किन्हीं दो समय अंतराल पर तय की गई दूरी समान न हो तो हम इसे असमान चाल कहते हैं। दूरी का एक और उदाहरण हो सकता है जिसमें वस्तु एक निश्चित समय पर एक निश्चित दूरी तय करती है, चाहे वह समय अंतराल कोई भी हो। जैसे यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड पर 40 मीटर की दूरी तय कर दी, अगले 10 सेकंड में फिर से 40 या कुल 80 मीटर दूरी तय कर दी, और इस प्रकार से वह प्रत्येक 10 मीटर पर 40 मीटर की दूरी तय करती रहती है। तो आइए देखते हैं उसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। पहले 10 सेकंड पर वस्तु तय की दूरी 40 मीटर, अगले 10 सेकंड पर 80 मीटर, फिर 120 मीटर, फिर 160 मीटर और फिर 200 मीटर। इसको बनाने में कुछ गलतियाँ हुई तो यह हुई समान गति। समान गति का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। हम गति की गणना करने के कुछ सांख्यिक उदाहरण या न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे। करना कीजिए, कोई कार चल रही है, यदि हम वापस से पिछला वाला उदाहरण देखते हैं जहां पर वस्तु ने कुल 50 सेकंड में यानी समय t = 50 सेकंड, दूरी d = 160 मीटर तय की थी, तो इसकी चाल क्या होगी। हम पहले देख चुके हैं कि चाल का मात्रक है कुल दूरी बटे समय, या इसे हम v = d/t से व्यक्त करते हैं, जो कि होगा 160 मीटर बटे 50 सेकंड और यह 3.2 मीटर प्रति सेकंड। यह वस्तु की चाल होगी। गति से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझने की जरूरत है, और वह है त्वरण या एक्सेलरेशन। दैनिक जीवन में आप देखते होंगे कि यदि कभी आप दौड़ना शुरू करते हैं तो आप प्रारंभ से ही अपनी पूरी गति से नहीं दौड़ सकते। पहले आप धीमी गति से दौड़ते हैं, धीरे धीरे आपकी गति बढ़ती जाती है। इसी तरह जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप 0 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर एक बार में नहीं जाते। उसके लिए भी आप पहले रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और कुछ समय के बाद आपकी चाल बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हम देखते हैं कि गति जो है लगातार बदल रही है इस तरह के उदाहरणों में। तो गति परिवर्तन या वेग परिवर्तन की यह जो दर है
वेग परिवर्तन की जो दर है वही त्वरण है। इसको जानने के लिए जैसे कि मैंने पिछले उदाहरण में बताया था कि कल्पना कीजिए आपने 0 सेकंड पर अपनी साइकिल चलानी शुरू की, समय और वेग 0 सेकंड पर अपनी साइकिल चलानी शुरू करते हैं और आप गति 0 है, पर 10 सेकंड के बाद आपकी गति पहुंचकर 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इस अवस्था में त्वरण क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर अर्थात वेग परिवर्तन और समय। यहां पर प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं और अंतिम वेग को v से व्यक्त करते हैं। प्रारंभिक वेग परिवर्तन होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग u बटे समय। ठीक, इसे हम सरल रूप में a = v माइनस u बाई t से भी व्यक्त करते हैं, जो कि त्वरण का फॉर्मूला है, त्वरण का समीकरण है। इस उदाहरण में त्वरण होगा a = अंतिम वेग 50 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड बटे 10 सेकंड या 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ वेग का मतलब है मीटर प्रति सेकंड और समय का फिर से सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह त्वरण का मात्रक होता है। हम वेग और समय का भी ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें वेग समय ग्राफ, जिसमें एक और समय होगा और दूसरी ओर वेग, किसी बॉडी का जो वेग होगा। इस उदाहरण में मानते हैं सरल रखने के लिए कि हमारी जो वस्तु है उसका वेग जो है कांस्टेंट है या नियत है, अर्थात किलोमीटर प्रति आवर में लेते हैं, समय को भी आवर में लेते हैं। उसकी चाल कल्पना कीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, या समझ लीजिए कि आप अपनी साइकिल को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं। हर घंटे आपकी चाल समान है। इसको हम वेग समय ग्राफ के नाम से जानते हैं। वेग समय ग्राफ का एक लाभ यह है कि चूंकि हम जानते हैं कि वेग इजिकल टू दूरी बटे समय, अर्थात दूरी इजिकल टू वेग गुणे समय। तो वेग समय ग्राफ में हमें समय एक्स एक्सिस पर है और वेग वाई एक्सिस पर है, तो हम दूरी की गणना समय और वेग का गुणनफल करके ज्ञात कर सकते हैं। इस उदाहरण में यदि हमें दूसरे घंटे और चौथे घंटे के बीच में चली गई दूरी ज्ञात करनी होगी, तो यह चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वही कुल चली गई दूरी होगी, अर्थात इस उदाहरण में दूरी इजिकल टू चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जो कि होगा AD गुणे AB, अर्थात AD है 4 - 2 और AB है 30 - 0 इक्वल टू 2 × 30 या 60 किलोमीटर। तो आपकी साइकिल द्वारा चौथे घंटे दूसरे घंटे के बीच में चली गई कुल दूरी होगी 60 किलोमीटर। यह वेग समय ग्राफ का एक और लाभ है। वेग समय ग्राफ से हम त्वरण या
मंदन अर्थात जब आप ब्रेक मारते हैं या कोई भी वस्तु रुकनी शुरू होती है तो उसकी गति धीरे धीरे कम होती है, उसका भी पता लगा सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम। कल्पना कीजिए कोई वस्तु 0 सेकंड पर चलना प्रारंभ करती है और उसकी गति है 0। 10 सेकंड के बाद उसकी गति हो जाती है 30 मीटर प्रति सेकंड। फिर वह लगातार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती रहती है, पर 50वें सेकंड तक पहुंचते पहुंचते 40 सेकंड के बाद उसकी गति वापस से घटती है। वो अर्थात आप समझ सकते हैं कि उसने ब्रेक मारा होगा अपनी साइकिल पर और 50 सेकंड के अंदर उसकी गति वापस से 0 हो जाती है। इसको हम इस ग्राफ में किस तरह से दिखाएंगे? एक बार फिर से एक्स एक्सिस पर है आपका समय जो कि सेकंड में है, और वाई एक्सिस पर है आपका वेग जो कि है मीटर प्रति सेकंड में। 0 समय पर आपका वेग था 0, 10 सेकंड के बाद आपका वेग हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड, 20वें सेकंड पर भी उतना ही था, 30 सेकंड पर भी उतना ही था, 40 सेकंड पर उतना था, और 50 सेकंड पर आपका वेग वापस से घट के 0 हो गया। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसमें यह हिस्सा जहां पर वेग लगातार बढ़ रहा है यह है त्वरण। किसी भी इस तरह की रेखा का ढाल जितना तेज होगा त्वरण उतना तेज होगा। यह क्षेत्र जहां पर वस्तु एक समान चाल से चल रही है और यह जहां पर उसका वेग घट रहा है इसको कहते हैं मंदन। अब हम जानेंगे गति के समीकरणों के बारे में। गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। पहला v = u + at, जहां v आपका अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग समय। गति का दूसरा समीकरण है S = ut + 1/2 at²। यहाँ S चली गई दूरी है। और गति का तीसरा समीकरण है v² = u² - 2as। ये है 2as = v² - u²। गति के तीनों समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी मदद से हम काफ़ी ढेर सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी समीकरण में कल्पना कीजिए उस उदाहरण में हमें कोई u, v, a और s 4 पैरामीटर है, हमें कोई भी 3 पैरामीटर पता होंगे तो हम चौथे पैरामीटर को अपने आप ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण सिर्फ लेंगे इसके लिए। सोचिए कि हमें समय का पता नहीं है, फिर भी हमारे उदाहरण में कोई एक कार जो है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और कुछ समय बाद उसकी चाल बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है और इस दौरान
क्या हम उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं इस फार्मूले में सभी मानों को रखते हैं। 2 × a 2as = b² - b²। 2 × a में ज्ञात करना है, s है 30 क्यूब, b है 40 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर, या a = 16 - 100 × 60। या 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। गति के समीकरणों को उपयोग करके हम हमेशा जब भी हमें 2 या 3 पैरामीटर दिए हों, हम गति से जुड़े जो 4 पैरामीटर हमने समझे हैं, दूरी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण, इनमें से यदि हमें कोई भी 3 चीजें दी गई हों तो हम चौथी चीज को ज्ञात कर सकते हैं।